नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचार को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब 16 इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स को अब फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस में अपग्रेड करेगा और इन अपग्रेडेशन के बाद इन फाइटर जेट्स में कई सारी क्षमताएं जुड़ जाएंगी, जिसमें कि बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR क्षमता, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार, जनरल फ्लाइट एनवेलप एक्सपेंशन आदि। आपको बता दें कि इस फाइटर जेट को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस 2013 में मिला था और पहले 16 सिंगल सीटर LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स के हिस्से के रूप में 2016 में ऑपरेशन में आए थे। इस स्क्वाड्रन का उपयोग नए फाइटर जेट्स के लिए रणनीति और उड़ान प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए किया गया था, ताकि भविष्य के जो पायलट्स हैं उनके पास इस फाइटर जेट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि SOPs हों, वो इनके पास हों और वे अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ सके। इसके अलावा कुछ जो FOC फीचर्स हैं उन्हें सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से सक्षम किया जाएगा और अन्य के लिए कंपोनेंट्स अपग्रेड की जरूरत होगी। भारतीय वायुसेना भी 16 FOC LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को ऑपरेट करती है, लेकिन इसे मार्क 1A फाइटर जेट में भी अपग्रेड किया जाएगा और इस साल राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर इन्हें तैनात किया जाएगा। नाल एयरबेस रणनीतिक रूप से पाकिस्तानी सीमा के पास स्थित है। इसके अलावा LCA तेजस फाइटर जेट में रडार एब्जॉर्बेंट जो पेंट है वो भी लगाया जा रहा है, यानी कि 16 जो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले LCA तेजस मार्क 1 है उन्हें अब फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस में कॉन्फ़िगर किया जाएगा, जिससे इन फाइटर जेट्स की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी और बाद में इन्हें मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन में भी बदला जाना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिकन लैब्स अब भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अपने दरवाजे खोल रही है, जिससे कि भारत को साइबर, हाइपरसोनिक और मैरीटाइम इनोवेशन को तैयार करने में एक बड़ी मदद मिलेगी। कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज अब भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अपनी सुविधाएं खोलने पर सहमत हुई हैं। इस सहयोग से भारत और अमेरिका की जो इनोवेशन साझेदारी है वो काफी बढ़ेगी। इसके अलावा भारतीयों को बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता तक पहुंच भी मिलेगी। दरअसल जो भारत के स्टार्टअप्स हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि इस तरीके की फैसिलिटीज के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो कि इन नई कंपनियों की पहुंच से बाहर होती है। ऐसे में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी करके भारतीय स्टार्टअप्स को एक बड़ी पहुंच मिलेगी, जिसमें कि इन स्टार्टअप्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रियलिस्टिक कंडीशन में परीक्षण करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही साथ ये डोमेन एक्सपर्टीज भी बनेंगे, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ताओं के पास कई क्षेत्रों में विशेष ज्ञान है, जो कि इन स्टार्टअप्स को गाइडेंस भी देगा और प्रतिक्रिया प्रदान भी करेगा और इन्हें फीडबैक भी देगा। ये जो कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग है, इसे 3 क्रिटिकल एरियाज में टारगेट किया गया है, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम सिस्टम शामिल है। भारतीय स्टार्टअप्स वास्तविक दुनिया के हमलों के खिलाफ अपने साइबर सुरक्षा समाधानों का मूल्यांकन करने के लिए यूनिवर्सिटीज की जो प्रयोगशालाएं हैं उनका फायदा उठा पाएंगे। साथ ही मैक 5 से अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम हाइपरसोनिक हथियार अपनी एक बड़ी रणनीतिक क्षमता रखते हैं और इन यूनिवर्सिटीज में जो प्रयोगशालाएं हैं वो हाइपरसोनिक प्रोटोटाइप के परीक्षण और उनके प्रदर्शन को मान्य करने के लिए इनको एक बड़ी सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। यानी भारत की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताएं सबसे ज्यादा है और अमेरिकन यूनिवर्सिटी की जो प्रयोगशाला है उनके पास एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और अन्य समुद्री टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, जो कि इन स्टार्टअप्स के लिए परीक्षण का एक आधार भी बनेंगे। इस तरीके के सहयोग से अमेरिका और भारत दोनों महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देंगे। भारतीय स्टार्टअप्स को इस तरीके की उन्नत परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाना भारत के इनोवेशन को एक बड़ी गति देगा, जो कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अपनी RBD यूनिट में नेक्स्ट जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण शुरू किया है। यार्ड नंबर 3039 और 3040 के लिए प्लेट कटिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल GRSC ने 4 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर साइन किया था और इनकी कुल लागत करीबन 3,500 करोड़ रुपए है। पहला जहाज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की तारीख से 44 यानी कि 44 महीनों के अंदर डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद अगले जहाज 6 महीनों के अंतराल में डिलीवर किए जाएंगे। ये जो दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, इनकी जबरदस्त क्षमताएं होंगी। ये जो NGPOs हैं ये लगभग 110 मीटर लंबे होंगे, जिनका डिस्प्लेसमेंट लगभग 2,900 टन का होगा। इनकी अधिकतम गति 23 समुद्री मील तक होगी।
इन्हें अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जिसमें कि समुद्री रक्षा, आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसी ऑपरेशन, नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, कॉन्वॉय ऑपरेशंस एंड एंटी पायरेसी मिशन, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन, एंटी पोचिंग एंड एंटी ट्रैफिक ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, खोज एवं बचाव, अस्पताल जहाज का कर्तव्य निभाना, बेड़े के रखरखाव का समर्थन करना और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में दोस्तों इडिच की तरफ से कुछ उनके प्रोजेक्ट्स का खुलासा हुआ है, जिसमें कि वो कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। पहला तो जेट इंजन, दूसरा एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि कई ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। इसके अलावा गिराने योग्य युद्ध सामग्री के साथ 1 लीटर पानी की बोतल के आकार का यूएवी, हेलमेट में लगा हुआ कैमरा और लोकेटर के लिए यानी कि पर्सनल लोकेटर के लिए बीकॉन शामिल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों खबर ये आई है कि भारत फोर्स लिमिटेड को FICV प्रोजेक्ट यानी कि एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म ट्रैक के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में चुना गया। इसके अलावा ATAGS के लिए टाटा और भारत फोर्स को डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर चुना गया है। मैकेनिकल माइन लेयर सेल्फ प्रोपेल्ड के लिए गोदरेज को चुना गया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अडानी और आईकॉम को चुना गया है। लॉन्ग रेंज गाइडेड बम के लिए अडानी और भारत फोर्स को चुना गया है। VLSR SAM के लिए BDL, FICV के लिए जैसे कि बताया कि टाटा और भारत फोर्स, लाइट वेट टैंक के लिए L&T, शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम के लिए L&T को चुना गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और जापान के बीच अगले 2 हफ्ते तक चलने वाला सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 2 हफ्ते तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा, जिसमें कि भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होगी, जो कि एक वार्षिक अभ्यास है और वैकल्पिक रूप से भारत और जापान में ये एक के बाद एक आयोजित होता रहता है। दोनों पक्षों की टुकड़ी के 40-40 जवान इसमें शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। दोस्तों भारत द्वारा बनाई गई अस्त्र BVRAM को अब पहला एक्सपोर्ट क्लाइंट मिल सकता है Su-30 फाइटर जेट ऑपरेटर का। आपको बता दें कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि अस्त्र BVRAM मिसाइल को तैयार करती है, उन्होंने इस मिसाइल के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए सुखोई 30 ऑपरेटर देशों के साथ बातचीत शुरू की है। DRDO द्वारा विकसित और BDL के द्वारा निर्मित अस्त्र मिसाइल को रशियन R-77 BVRAM से बदलने का एक बेहतर विकल्प माना गया है। इस मिसाइल की क्षमता को पहचानते हुए रशियन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने वाले कई देशों ने अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने को लेकर भारत के साथ भी बातचीत की है। BDL वर्तमान में 2 संभावित खरीदारों के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें कि एक सौदा इस साल पूरा हो रहा है और एक बार भारत की जो अस्त्र मिसाइल है उसका एक्सपोर्ट हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो कि भारत की तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन दुनिया के सामने करेगी और साथ ही ये भारत की रक्षा निर्यात में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल का सफल एकीकरण भी यहाँ पर एक बात और दिखाता है, जो कि सुखोई 30 ऑपरेटरों से परे है, यानी कि एक नया आधार भी ये यहाँ पर तैयार करता है, यानी कि और भी देश जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अजरबैजान तब से काफ़ी टेंशन में है जब से भारत ने अर्मीनिया को हथियार देने शुरू किए हैं। एक बार फिर से अजरबैजान की तरफ से जहरीले बोल भारत के लिए बोले गए। अजरबैजान ने कहा कि अर्मीनिया को जो भारत ने हथियार दिए हैं उन्हें वो पल भर में नष्ट कर सकते हैं। साथ ही अजरबैजान के इस अधिकारी ने कहा कि भारत के द्वारा अर्मीनिया को जो सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की गई है उनका परीक्षण भारत ने खुद नहीं किया, जिससे लगता है कि भारत अर्मीनिया को अपने सैन्य उपकरणों के लिए परीक्षण स्थल के रूप में मानता है। देखिए दोस्तों बात को कहां से कहां ले जा रहा है अजरबैजान। उनको ये लग रहा है कि भारत ने जिन हथियारों का परीक्षण नहीं किया है उन हथियारों को अर्मीनिया को दिया जा रहा है ताकि वहां पर इनका टेस्ट किया जा सके। यही नहीं, अजरबैजान के इस अधिकारी ने कहा कि इन हथियारों का हम पर कोई असर नहीं हो सकता। अजरबैजान इन हथियारों को तेजी से खत्म करने की क्षमता रखता है, जिससे संभावित रूप से भारत की सैन्य उद्योग की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। बात साफ हो जाती है कि भारत को नेगेटिव दिखाने के लिए अजरबैजान ये बातें इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान से वो JF-17 फाइटर जेट्स की डील कर चुका है, तो तुर्की से उसको एडवांस ड्रोन्स मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बात और है, भारतीय हथियार अपने आप को प्रूफ करने में सक्षम है, क्योंकि भारतीय सेना भी किसी हथियार को तब तक एक्सेप्ट नहीं करती जब तक उसके जटिल परीक्षण नहीं हो जाते। ऐसे में जो भी हथियार हमने अर्मीनिया को दिए हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड है, प्रूवन है, और अजरबैजान को अगर समझ नहीं आ रहा, जब भारतीय हथियार अपने असली प्रदर्शन पर आएंगे तब किरकिरी किसकी उड़ेगी ये समय बताएगा। इसीलिए अजरबैजान को इस बात की टेंशन है कि कहीं भारतीय हथियार उन पर
डोमिनेट ना कर जाएं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अगले कुछ महीनों में एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने वाली है नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक्स के लिए। ऐसे में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो भारतीय सेना के द्वारा 55 टन का रिस्ट्रिक्शन रखा गया है वो यहाँ पर उन फॉरेन इक्विपमेंट्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें रोक सकता है, जिसमें कि यूरोपियन और यूएस टैंक्स शामिल होते हैं। ऐसे में ये जो फील्ड है वो T-14 अमाटा और साउथ कोरियन K2 ब्लैक पैंथर के लिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर भारत की ऑनरशिप को लेकर भी एक बड़ा फैसला है, जो कि इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में जटिलता पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसे में जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को तभी इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को शेयर करेंगे जब तक ये ऑर्डर 2200 यूनिट्स तक नहीं हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म JSR डायनेमिक्स ने खगनतक 306 ग्लाइड बॉम्ब तैयार किया है। आपको बता दें कि JSR डायनेमिक्स ने भारतीय नौसेना के ओपन चैलेंज 8.0 को भी जीता था, जो कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेंस म्यूनिशन के लिए, एंटी शिप और लैंड अटैक रोल के लिए था। 300 किलोमीटर रेंज वाला मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च मिसाइल डिकॉय ड्रोन है, जिसकी एडवांस क्षमता होगी और ये एक मिमिक्री कर सकता है फाइटर जेट की, वो भी एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता के साथ। इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस ट्रेनिंग और काउंटर मेजर्स के तौर पर किया जा सकता है, वो भी बड़ी दूरी के। इसमें शक्तिशाली 150 kgf टर्बोजेट इंजन है, जो कि इसकी रेंज को 300 किलोमीटर करता है। साथ ही ये दुश्मनों के रडार और जवाबी उपायों को भी भ्रमित कर सकता है। सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को धोखा और भ्रमित कर सकती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने अपना एक स्पाइडर ऑल इन वन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का अनावरण किया है सिंगापुर एयर शो में, जिसे कि एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये उन्हें अपने दोस्ताना देशों को भी पेश करेंगे, जिनमें भारत भी शामिल है। आपको बता दें कि स्पाइडर ऑल इन वन सिस्टम का रडार सिस्टम, कमांड स्टेशन, लॉन्चर और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर एक ही साथ एक सिंगल वाहन पर इंटीग्रेट है, यानी कि इनके सेपरेट वेरिएंट नहीं है जैसे कि स्पाइडर फैमिली के होते हैं। स्पाइडर ऑल इन वन सैम सिस्टम पाइथन 5 आईडरबी ER एयर टू एयर मिसाइलों के एक मिश्रण से भी लैस है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना को पूरे देश की हवाई सुरक्षा करनी है। ऐसे में वायुसेना की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास पुराने उपकरण हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास हाई पावर रडार और लॉन्ग रेंज वाले रडार सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम नई टेक्नोलॉजी और बेहतर गुणवत्ता वाले जो रडार हैं उन्हें अपनी फोर्स में शामिल करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम LNT के साथ एक डील करने वाले हैं, जिसमें कि नई टेक्नोलॉजी और बेहतर रडार सिस्टम का रास्ता भी खुल जाएगा। विवेकराम चौधरी जी ने बताया कि वायुसेना की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में क्लोज इन वेपन सिस्टम, एयर डिफेंस काफी अहम हो गए। ऐसे में भारतीय वायुसेना 61 सिस्टमों की डील को लेकर करार करने जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा और निर्यात 50,000 करोड़ पार होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस भारत को अभी तक सबसे बड़े आयातक के रूप में जाना जाता था, अब वो इमेज भारत की बदल चुकी है। भारत दुनिया के टॉप 25 हथियार एक्सपोर्ट देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7-8 साल पहले भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1 करोड़ से भी कम था, लेकिन अब ये 16,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। 2028 से 29 तक भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए होगा और निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर भेजने की योजना तैयार कर रही है। ये नासा के इंजेनिटी क्वाडकॉप्टर की तरह होगा, जिसने कि 3 साल तक मंगल पर करीबन 72 उड़ानें भरी और 18 किलोमीटर तक की यात्रा की। इसरो के द्वारा जो हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा वो अभी वैचारिक चरण में है। इस क्वाडकॉप्टर में टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, एयर स्पीड सेंसर, विद्युत क्षेत्र सेंसर, ट्रेस और धूल सेंसर जैसे कई उपकरण लगे होंगे और यह हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह में 100 मीटर तक की ऊंची उड़ान भरेगा। साथ ही इस ड्रोन को यानी कि इस क्वाडकॉप्टर को बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर नाम के उपकरण से भी लैस किया जाएगा, जो कि मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।